Hello students, I am your guest lecturer शमीरा खातून एंड दिस इज़ योर चैनल डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, आगे जाने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहेगा, छोटी सी वीडियो है, आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। चलिए देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे A प्लस बी इज इक्वल टू C दिखाई दे रहा होगा। ये एक बेसिक रिएक्शन है। ये A और B जो है ये आपके रिएक्टेंट हैं, C आपका प्रोडक्ट है। इसको बहुत ही सिंपल और साधारण लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपकी मम्मी को चने की दाल और मूंग की दाल बनानी है, ठीक है। तो आप उनसे जब भी पूछेंगे ना तो बोलेंगे कि चने की दाल में ज्यादा सीटी लगती है और मूंग की दाल में कम सीटी लगानी पड़ती है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों दाल का नेचर, उनकी प्रकृति अलग अलग है और आप बना दाल ही रहे हैं, बट क्या है जो आपने रिएक्टेंट लिया है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट रिएक्टेंट अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आपको कोई साग सब्जी बनानी है, साग लेंगे आप, पालक का लेंगे तो आप उसको भूंजेंगे जल्दी, टाइम में वो भूंज के आपका तैयार हो जाएगा। पर अगर वही आपको आलू गलाना है तो आलू गलने में टाइम लेगा। तो ये क्या है, ये वेजिटेबल्स क्या है आपके, ये अलग तरीके के रिएक्टेंट है। अगर आप अलग अलग तरीके का रिएक्टेंट लेंगे तो वो उनकी प्रकृति पर डिपेंड करेगा कौन सा खाना आपका पहले बन जा रहा है, किसमें हमको ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ रहा और किसमें ज़्यादा देर हमको उसको गैस पे रखना पड़ रहा है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आपके रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब घर में, सबके घर में खिचड़ियां बनती हैं, ठीक है। अगर आप खिचड़ी बना रहे हैं, खिचड़ी बनाते टाइम आपने पानी का क्या लेंगे, पानी लेते हैं, दाल लेते हैं, चावल लेते हैं। अगर आपने पानी क्या किया, कम रखा, तो क्या होगा, आपकी खिचड़ी जो है बहुत सूखी सूखी और हो सकता है जल जाए। अगर आपने उसका एक सिंपल साधारण सा रेशियो लिया जो एक स्टैंडर्ड रेशियो है तो आपकी खिचड़ी बहुत बेहतरीन बनेगी। पर अगर आपने उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया तो वो एकदम तुलतुली और जल्दी गल जाएगी और उसका एकदम ही चिपचिपी सी बनेगी, एकदम हप्पा बनेगी। तो ये हमें क्या शो करता है कि कंसंट्रेशन कैसा रखते हैं हम रिएक्टेंट का, वैसा ही हमें प्रोडक्ट मिलता है। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर सिस्टम का कैसा है ये बहुत डिपेंड करता है। अब घर में आप सब चाय बनाते हैं, हॉस्टल में भी रहते हैं तो भी चाय बनाते हैं। चाय बनाते टाइम क्या आप मोमबत्ती में चाय बनाते हैं? नहीं ना। या फिर आप पूरी बहुत बड़ी अलाव लगाते हैं या फिर पूरी भट्टी में जाके चाय, थोड़ी सी एक कप बनानी है पर पूरी भट्टी के अंदर घुसेड़ देते हैं, ऐसा नहीं करते ना। एक मिनिमम रिक्वायरमेंट टेम्परेचर की चाहिए होती है। आप गैस पे मिनिमम से स्टार्ट करते हैं, जब आपको गैस तेज करनी होती है, कब धीमी करनी होती है, ये आपको आइडिया होता है। तो जो हमें सिस्टम रखना है, सेम कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसका भी टेम्परेचर हमें ऐसे ही देखना पड़ता है, कब उसका कम रखना है टेम्परेचर, कब उसका ज़्यादा रखना है। अगर आपने चाय मोमबत्ती में बना रहे हैं, मोमबत्ती की आग में बनाएंगे तो बहुत टाइम ले जाएगी। अगर आप उसको भट्टी में डाल दे रहे हैं पूरी एकदम ही और एक कप चाय बना रहे हैं तो क्या होगा, वो तुरंत के तुरंत जल के पूरी खाक हो जाएगी। तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट टेम्परेचर की चाहिए किसी भी रिएक्टिंग सिस्टम को, ठीक है। इसी तरह फोर्थ जो आपका है वो है प्रेशर। तो प्रेशर किसी भी रिएक्टेंट सिस्टम का सेम वैसे ही किचन से ही समझेंगे। भाई आप जो चाय बनाते हैं वो भगोने में बनाते हैं, पर चाय बनाने के लिए आपको कभी आपने कुकर का इस्तेमाल किया है क्या? कुकर में सीटी मार के तो आप चाय नहीं बनाते ना, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। आप उसको ओपन में बना रहे हो तो उस समय जब आप ओपन में चाय बनाते हो तो एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है, 1 ATM। यानी जो चाय बन रही है वो आपकी 1 ATM में बन रही है। और अब आप जब खिचड़ी बना रहे हो तो खिचड़ी जब आप खुले में बनाते हो ऐसा नहीं बनेगी, नहीं बन जाएगी, बट वो टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगी। कुकर में बनाएंगे, सीटी लगेगी, टाइम कम लेगी और जल्दी आपकी अच्छे से पूरी की पूरी दाल और चावल पक जाएगी। तो प्रेशर जो है वो भी रिएक्टिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साथ ही साथ अगर कोई कैटालिस्ट यूज हुआ है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में उत्प्रेरक यूज हुआ है तो उसका नेचर कैसा है वो भी बहुत डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। सरफेस एरिया रिएक्टेंट का कैसा है,
कितना है, दोनों को कैसा मिल रहा है। ऐसा नहीं है ना भाई, पॉपकॉर्न के लिए आपने कढ़ाई ली, आपने एक ही दाना डाला तो एक दाना कैसे फूटेगा या कैसा क्या करेगा, कितना टेम्परेचर आप वेस्टेज कर रहे हो। या फिर आपका पॉपकॉर्न आपको बनाना है तो आपने पूरा का पूरा जितनी भी कढ़ाई थी पूरी की पूरी फुल भर दी, तो क्या होगा, जितना भी पॉपकॉर्न बनेगा वो पूरा ओवरफ्लो होगा। तो हमें जितना भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का एक स्पेशल कांटेक्ट एरिया एक दूसरे के साथ में चाहिए होता है, सरफेस एरिया चाहिए होता है कि रिएक्टेंट आपस में कितने अच्छे से रिएक्ट कर सके। इसको और बेसिक तरीके समझें, आलू के पराठे में अगर आप आलू ढंग से नहीं फिल करेंगे, चारों तरफ नहीं अच्छे से रखेंगे, उनके सरफेस एरिया एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में नहीं होगा, यानी आलू और आपका जो आटा है कहीं रूखा कहीं सूखा, कहीं रूखा कहीं सूखा, तो आप ऐसा पराठा खाना नहीं चाहेंगे। सेम ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, आपको जो भी रिएक्शंस चाहिए तो उनके कांटेक्ट एरिया यानी सरफेस एरिया रिएक्टेंट्स का अच्छे से अच्छे प्रॉपर तरीके से देना होगा। सातवां जो सबसे अच्छा फैक्टर है जिसकी पूरी की पूरी आप लोग को बुक पढ़नी है, हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर का क्या रेट है उस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसी जा रही है। मास ट्रांसफर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई मास ट्रांसफर में जैसे भाई अंडा बनाते हैं, आप घर में आपने अंडा फेंट रहे हैं तो उसको लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे ही आपने तवे पे डाला तो वो क्या करता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है। यानी मास ट्रांसफर में हम किस तरीके की स्टडीज करते हैं, जब लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए, या लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड मास ट्रांसफर। और हीट ट्रांसफर कितने तरीके के होते हैं, हीट ट्रांसफर होते हैं आपके 3 तरीके के, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इसको आप बॉइलिंग के तौर पे समझ सकते हैं। अगर आप किचन में बॉयल कर रहे हैं पानी, तो जो बर्तन आग के कांटेक्ट में है, वो बर्तन जो गर्म हो रहा है वो आपका कंडक्शन हो गया। जो पानी बॉयल हो रहा है उसमें जो मॉलिक्यूल्स बबल्स बनते हुए दिखते हैं ना, कुछ बबल्स ऊपर आते हैं कुछ बबल्स नीचे जाते हैं, वो आपका कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है। और रेडिएशन जो दूर से आपको हाथ ऐसे अगर फील करने की कोशिश करोगे या किचन का एरिया आपको गर्म लगता है, वो आपको हीट ट्रांसफर की वजह से फील हो रहा है। तो ये बेसिक 7 फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ये मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया है।